नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे पंजाब पर। और जब हम पंजाब पर बात करें, तो निश्चित तौर पर इस समय कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। जो चन्नी यानी भूतपूर्व मुख्यमंत्री और दलित समुदाय से आते हैं, उसके अलावा रंधावा और वनडे, इन तीनों के बीच जो घमासान चल रहा है। बघेल साहब गए थे पंचायत करने, उनसे भी पंचायत हुई नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल 20-22 दिनों के बाद जो विदेश से लौटे हैं, तो उसके बाद वो कोई फैसला करेंगे चन्नी का। लेकिन एक बड़े विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पंजाब के एक ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के संपर्क में है, जिसका कि एक बड़ा आधार है एक खास वर्ग में। अगर इसके सामने आपके पास कोई चन्नी के अलावा नाम नहीं आता, तो ये स्वाभाविक है। क्या चन्नी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी चन्नी को ये ऑफर भी देगी? एक तो बात होती है जाने की, अगर राहुल गांधी कोई कार्रवाई कर देते हैं चन्नी के ऊपर या उनके ऊपर कतरते हैं, जैसे कि चल रहा है कि भाई रंधावा साहब कतरे जाएंगे, कि वंडिंग कतरे जाएंगे, कि चन्नी ही कतर दिए जाएंगे। क्योंकि चन्नी कांग्रेस के सामने ये साफ तौर पर मांग रखते रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि साहब, पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। और जिस पर अभी तक कोई निर्णय या कोई संकेत भी कांग्रेस या कांग्रेस लीडरशिप नहीं दे रही है। अब सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर झुकाव चन्नी का आता है, तो इसमें दो तरह की बातें फिर शुरू होंगी कि साहब, ये बाहरी लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी कब तक आगे चलेगी। चलिए इस पर भी बात करेंगे थोड़ा अलग से। लेकिन पहले जरा इस पर बात कर लें कि क्या चन्नी की एक अच्छी संभावना बनती है भाजपा में। तो अगर इस पर हम बात करें, तो क्या ये सच नहीं है कि पंजाब सबसे बड़ी दलित आबादी रखने वाला प्रदेश है पूरे देश में। ऑफिशियली वो लोग कहते हैं कि साहब 35 से 36 यानी 36% के आसपास। लेकिन अनऑफिशियली चूंकि गणना नहीं हुई है, अब जब फाइनल सेंसस होगा तो वो फिगर भी आएगी। लेकिन लगभग 40 से 42%, 42% के आसपास वो दलित आबादी। क्या ये सच नहीं है कि भारत में दलित आबादी के, और नॉर्थ इंडिया अगर मैं कहूं, तो उत्तर भारत में दलित राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा समझे जाने वाले वर्तमान काल में काशीराम कहां से आते थे? उसी पंजाब से आते थे। बसपा की स्थापना उन्होंने पंजाब में की, लेकिन पंजाब में उनकी राजनीति जम नहीं कर पाई। इसमें पंजाब का आज का भविष्य छुपा है। क्यों नहीं काशीराम वहां जम पाए? कारण कारण ये कि पंजाब भले ही सबसे बड़ी दलित आबादी रखता हो, लेकिन वो 10 से 12% जट सिख हैं जिनके हाथ में पंजाब की पूरी राजनीति समाहित है। और बहुत सारे लोग ये बात, चूंकि मैं कई बार कह चुका हूं, एक जो एकाधिकार है जट सिखों का पंजाब की राजनीति पर या पंजाब के समाज पर, पंजाब की संस्कृति पर। देखिए, समाज पर, संस्कृति पर अगर किसी का प्रभाव है, तो ये उस वर्ग की समाज में उपलब्धि है। लेकिन राजनीतिक और सत्ता हमेशा उसी खास वर्ग तक रहे, तो ये पंजाब में होता है। और फिर अगर लोग कहेंगे कि साहब, आप क्यों जट सिखों का विरोध करते हो, तो आप मुझे ये बताइए। इसकी दो वजह हैं। पहला ये कि क्या सबका साथ सबका विकास अगर हम ले लें इन लोगों का, यानी भाजपा वालों का, तो भाई उसमें वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन अगर लेफ्ट इकोसिस्टम जो कहता है, या कांग्रेसी इकोसिस्टम जो कहता है, कहलाता है, जिसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि साहब सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, समाज का जो वर्ग हमसे पीछे रह गया है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो अगर ये बात है, और फिर वो नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसको उतनी उसके हिस्सेदारी, तो ये कहां से आता है? क्या ये पंजाब में लागू नहीं होता? तो निश्चित तौर पर पंजाब में 40-42% उन दलित आबादी जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जिसमें हालांकि कन्वर्जन का भी एक मामला है, लेकिन कन्वर्जन का मामला अभी जमीन पर उतना ज्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर अंदर एक ये प्रभाव है, और उसका झुकाव निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की तरफ होगा। एक और
जो एक सामाजिक ताना बाना, जो छुआछूत भेदभाव पंजाब के समाज में है, वो केवल सामाजिक स्तर पर नहीं है, राजनीतिक स्तर पर नहीं है, बल्कि वो आपको गांव की संरचना में मिलेगा, वो आपको रिलीजियस स्थानों पर मिलेगा। वो भी पगड़ी वेशधारी हैं, रमदसिया सिख हैं और तमाम ऐसी बिरादरी है जिसको हम सिख रूप में ही देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि उनके गुरुद्वारे अलग होते हैं? क्या आपको ये पता नहीं है कि कितने खूनी संघर्ष चले हैं गुरुद्वारों में प्रवेश को लेकर, बर्तन को छूने के रूप में को लेकर? और यही वजह है कि आप चाहे कबीरपंथी हो या कबीर और रैदास, रैदसी आप देख लीजिए, तो ये एक बड़ा, और वहीं से पंजाब में आपको डेरों की परंपरा निकलती है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक छुआछूत के चलते ही ये सारी चीजें होती हैं। तो निश्चित तौर पर पंजाब में अगर चलने की संभावना बनती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा और ये भाजपा की वर्तमान पॉलिटिक्स, राजनीति जो वो पंजाब में कर रही है, उसको भी सूट करेगा, क्योंकि भाजपा फोकस ही कर रही है उस 40-42% दलित आबादी जो नॉन जाट हैं और उसी के साथ साथ जो हिंदू। सतलुज ने रही सही कसर पूरी कर दिया है पंजाब में एक बड़े बैकफायर के रूप में। जिस उद्देश्य से सतलुज नाम के एक फिल्म को, जिसमें केवल एक पक्ष रहकर, हालांकि उसका तमाशा अभी भी है, गांव में बकायदे चाय पकौड़ी समोसों के साथ वो फिल्म दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका काउंटर नरेटिव भी तैयार हुआ है। और काउंटर नरेटिव कैसे तैयार हुआ है? वो इस रूप में तैयार हुआ है कि हमारी उम्र के लोग, आप सोचें 84 के आसपास, तो पंजाब में वो एक पूरी पीढ़ी है जिनके घर के मुखिया, जिन बच्चों के पिता उस समय 10-12 साल के थे, 15 साल के थे, 18 साल के रहे। तो वो एक पूरा रिवाइवल हो रहा है, वो पूरा चक्र दोहराया जा रहा है और ये काम सतलुज ने किया है। इसने साफ तौर पर एक हिंदू यूनिटी, हिंदू जागरण आप उसको कह सकते हैं, इसको लाने का काम कर दिया है पंजाब में। तो ये तो बैकफायर हो गया अरविंद केजरीवाल का जो पूरा हिसाब किताब था। रही बात कि उस दौर के आतंकवाद को याद कराने की परंपरा, तो निश्चित तौर पर अब इस पर एक समानांतर बहस चल रही। तो चन्नी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ, और भाजपा ने ये मॉडल अपनाया है। अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये शुद्धिकरण, ये तो शुद्ध रास्ता नहीं है, आप बाहर के लोगों को ला रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अकाली दल के साथ हमेशा छोटे भाई के तौर पर पंजाब में राजनीतिक रूप से चलने वाली भाजपा, क्या पंजाब में उसका संगठन है? ठीक है, उसके अध्यक्ष हैं, बिट्टा को एक्टिव किया गया है लगातार। वहां के एक बड़े हिंदू नेता को मध्य प्रदेश के जरिए राज्यसभा में लाया गया है। ये सब हुआ है। और तो और भाजपा की सहयोगी जेडीयू, चूंकि वहां पर उत्तर भारतीय और बिहारी जो मजदूर हैं, जो वहां पर प्रवासी होते हैं, हालांकि बहुत सारे अप्रवासी नहीं हैं, वो पंजाब में अस्थायी रूप से रहते हैं, वहां के वोटर हैं। तो यहाँ तक कि जेडीयू भी पंजाब में एक्टिव है। तो इस ताने बाने को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर भाजपा को ये सूट भी करता है, उसकी राजनीति को भी सूट करता है। अब रही बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, वहां पर निश्चित तौर पर ये सतलुज सबसे लेटेस्ट है। बहुत सारे लोग कहते थे कि जो अलगाववादी हैं, जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग बेस, ये पूरा जो किसान आंदोलन से लेकर दुष्चक्र, और शुरुआत में आम आदमी पार्टी को प्रमोट ही बाहर से किया गया और उसने पंजाब में अपनी सत्ता पाई, वो एक्सपोज हो चुकी है। ड्रग्स, मैं बार बार कहता हूं पंजाब के बारे में कि ड्रग्स की समस्या जब अपने औलाद पे आती है, तो उस समय जरा ये जट, नॉन जट और 42% आबादी और ये क्या प्रवासी, ये सब पीछे हो जाता है। और उस पर अपने घर के बच्चे जब आपको सामने अपने अंत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। और इसको लेकर पंजाब में एक अलग सा अंडर करंट है। मैं नहीं कहूंगा कि ये 10-12-25% और केवल इस एक मुद्दे पर सरकार बन जाएगी, क्योंकि पंजाब जब मैंडेट देता है तो उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है। और एक्सपेरिमेंटल अगर नहीं होता तो वो कांग्रेस, जिसने उसके साथ क्या क्या किया 84 के दंगों के बाद या 84 के दंगों के दौरान, लगातार उसको सत्ता में लेके भी नहीं आती।
फिर उसके सामने जब आम आदमी पार्टी नाम का एक प्रयोग आता है तो वो उसको भी अपना लेती है। तो एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है जो मतदान करने का है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो माइंडसेट है वो इस तरह का है पंजाब में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पंजाब ने एक बार ट्राई किया, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। और एक भरोसा जो ड्रग्स को लेके भाजपा के फेवर में जाता है पंजाब में, आम एक सेंटिमेंट है कि साहब देखिए, अगर ये समस्या कोई हल कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हल कर सकती है। तो ये जो एक डबल इंजन का जो मॉडल देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है अभी बंगाल। लेकिन उसी के साथ साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब किसी के पक्ष में एक मजबूत आधार बनता है तो उसकी खिलाफत करने वाले और ज्यादा मुखर हो जाते हैं। ये आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। सतलुज के बहाने एक नफ़रत की बात, हालाँकि पहले विक्टिम कार्ड खेलने की बात की गई, लेकिन फिर वो कहाँ आया? फिर वो दूसरे नैरेटिव में आया, फिर वो हिंदू हत्याओं की भी कथाएँ अब पंजाब में घूम रही हैं। तो एक बैकफायर के बाद उम्मीद है कि एक और बॉन्डिंग जो एंटी वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ होगी। और वहाँ पर अब धीरे-धीरे मैं कह सकता हूँ कि एक ऑप्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पेश कर पा रही है। बंगाल में शुरुआत में यही चीज़ हमें धीमे-धीमे लगा था। 2021 में थोड़ा-सा उत्साह था, ज़्यादा था, धरातल पे चीज़ें कम थी। लेकिन अभी इस चुनाव आते-आते वो चीज़ धरातल पर ज़्यादा हो गई और बड़ी शांति से बंगाल का चुनाव बंगाल में बंगालियत के लिए बंगाली लोगों द्वारा लड़ा गया। तो मैं जो भाजपा के लिए कहता हूँ कि भाजपा अब स्पेशलाइज्ड माइक्रो पॉलिटिक्स कर रही है। अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग उसके शैली है, जहाँ पर कौन नेता होगा, किस नेता को लाया जाएगा, किसको फेस बनाया जाएगा, किसको बिना कहे फेस बनाया जाएगा। लेकिन अब उसी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिट्टू और अगर चन्नी की एंट्री होती है तो फिर वही सीएम फेस। लेकिन भाजपा बड़े आराम से इसको भी निपटाती है। बिना सीएम फेस कहे उसने शुभेंदु अधिकारी को लड़ाया। आप देखिए, घोषणा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 17 में भी 22 में भी कोई ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को घोषणा कर की गई ऑफिशियली। लेकिन उनके अलावा कोई हो सकता है, ऐसा भी सवाल नहीं उठ सकता था। ऐसा माहौल और ऐसे संकेत दिए गए। यही चीज हिमंता विश्व शर्मा के साथ असम में है। तो निश्चित तौर पर जट सिख एक बनाम जो कि हरियाणा में उसने किया, एक बनाम 34-36 जातियां, ठीक उसी अंदाज में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राजनीति है उसको सेट कर रही है। तो उसमें एक बड़ी आबादी दलित की, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और चरणजीत सिंह चन्नी अपनी ही पार्टी में किस तरीके से इस समय बगावत के मूड में है, राहुल गांधी तक बात पहुंची हुई है। तो इसको लेके अगर चन्नी की एंट्री भाजपा में होती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव नहीं होता। तो एक गंभीरता से ये बात चल रही है और कहा जा रहा है कि सीधे मोटा भाई के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है और इसको सफल तरीके से करती है। ये अगर आप देखिएगा तो आप हिमंता विश्व शर्मा का बैकग्राउंड देख लीजिए, आप शुभेंदु अधिकारी का बैकग्राउंड देख लीजिए। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने सफलता से किया है। तो अगर पंजाब में बीजेपी की राजनीति को चन्नी सूट करते हैं तो ये रणनीति उनकी सामने दिखाई देती है, जहां वो हिंदू प्लस जो दलित आबादी है उसके एक कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ और डेवलपमेंट आपको दिखाई दे। मैं कोई समय सीमा नहीं, लेकिन एक इस संभावना पर बात करना बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं और भाजपा ऐसा करती रही है। आज की राजनीति में ऐसा हो रहा है। और जहां आपका संगठन नहीं, जहां आप जमीन पर नहीं, जहां आपके खिलाफ इतनी नफरत पैदा करने वाला एक वर्ग हो, जो प्रधानमंत्री को मर्जा मोदी की गालियां देता हो, जो उनके मरने की कामना करता हो, जो किसान आंदोलन जैसी नकारात्मकता फैलाने में सफल होता हो, ऐसे माहौल के शमन के लिए यह आवश्यक है। और फिर याद कीजिए कि बंगाल की तरह ही पंजाब भी एक बॉर्डर स्टेट है। इसलिए वहां के राज्य विधानसभा के चुनाव महज एक राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये
चर्चा आपके लिए कुछ भी सार्थक लेके जरूर आई होगी। अगर ऐसा आपको लगता है तो चैनल के इस वीडियो को आप आगे जरूर बढ़ाइए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। बेल आइकन अगर दबा लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सीधे मिला करेगी। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।